उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद है कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही है। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा पर निरंजनी अखाड़े ने किया मुख्यमंत्री को सम्मानित। बाजपुर में काफिले पर हमले के बाद यशपाल आर्य का बड़ा आरोप। बोले शिक्षा मंत्री और भाजपा ने रची हमले की साजिश, बाहुबली से कराया हमला। 2022 की बिसात के लिए बीजेपी के चुनावी शंखनाद में पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर गरजे। कांग्रेस की तरफ से पलटवार, केंद्र की सभी योजनाओं को बताया जुमलेबाजी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। हरिद्वार के भल्ला स्टेडियम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी निरंजनी अखाड़े के अभिनंदन समारोह में भी शामिल हुए, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ साधु संतों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। वहीं देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने पुष्प गुच्छ भेंट देकर सीएम पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी, अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरी और अन्य संत भी मौजूद रहे।
नौसेना दिवस के मौके पर देहरादून राजपुर रोड स्थित राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इंडियन लिस्ट ऑफ रेडियो सिग्नल स्मारिका के 5वें संस्करण का संयुक्त रूप से विमोचन किया और नौसेना की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के ऊपर हुए हमले के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे पर साजिश का आरोप लगाया गया है। यशपाल आर्य और संजीव आर्य पर हुए जानलेवा हमले के बाद बाजपुर पुलिस ने कुलविंदर सिंह किद्दा के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है। यशपाल आर्य ने कहा है कि इस हमले के पीछे राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की साजिश है और यही नहीं, उनके इशारे पर बाहुबली कुलविंदर सिंह किद्दा ने अपने साथियों के साथ मिलकर ये हमला किया है। मतलब ये पूरी प्लान था, सुनियोजित षड्यंत्र था और इसमें पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आरोप लगाना चाहूँगा। आरोप नहीं, सच है कि उन्होंने उनके इशारे पर और प्रदेश के मंत्री अरविंद पांडे के इशारे पर और जो कांग्रेस का जो एक नेता है, जो किसान नेता कहता है, ये उसका आजकल उसका ये कुलविंदर सिंह किद्दा उसका शागिर्द बना हुआ है। इन सब की साजिश से मुझ पर हमला हुआ है। आज बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर हुए हमले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला भी फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि भाजपा सरकार में भाजपा कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। तत्काल दोषियों को कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए आंदोलन की भी चेतावनी दी। कार्यक्रम में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मंत्री यशपाल आर्य जी जा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की शासन में लोग इतना निरंकुश हो चुके हैं अपराधी कि इस तरीके से जो है पूर्व मंत्री पर, इतने बड़े कद के व्यक्ति पर यदि हमला हो रहा तो आम जनता कहाँ सुरक्षित होगी। यही हम ये कहना चाह रहे हैं भाजपा के शासन से, जबकि पिछले दिनों से लगातार हम देख रहे हैं लोग धमकियां दे रहे हैं और आज तक भाजपा सरकार चेती नहीं है और इस तरीके से अराजकता का माहौल राज्य के अंदर हो रहा है। यहीं पर इस तरीके से अराजकता के माहौल के खिलाफ ही आज सारे कांग्रेस जन हम लोग जो है पुतला फूंक रहे हैं और ये अल्टीमेटम दे रहे हैं शासन प्रशासन को कि जल्दी ही अगर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं तो कांग्रेस सड़कों पर दिखेगी। रुड़की में दुष्कर्म पीड़िता के पक्ष में कोतवाली पहुंचे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया है। आपको बता दें कि कार्यकर्ता आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे और इस दौरान पूर्व जिला महासचिव ने दरोगा को लाठी डंडों से मारने की भी धमकी दे डाली, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे सभी कार्यकर्ताओं को लाठियां फटकार कर दौड़ाया और इतना ही नहीं, पुलिस को धमकी दे रहे भीम आर्मी के 2 पदाधिकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के मिशन 2022 की बिछी बिसात की नींव को मजबूत कर गए हैं। देहरादून में पीएम मोदी ने राज्य की जनता को करोड़ों की सौगात देकर अपने डबल इंजन सरकार के नारे को एक बार फिर दोहराया। वहीं विपक्ष के लिए भी प्रधानमंत्री ने तरकश से कई सियासी तीर छोड़े। इसी के साथ ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करीब 18,000 करोड़ की उत्तराखंड को सौगात देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए चुनावी शंखनाद कर गए हैं। सियासी बिसात पर बीजेपी की नींव को मजबूत करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार की तरह इस बार भी अपने संबोधन की शुरुआत गढ़वाली भाषा में कर राज्य की जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश की। पीएम मोदी ने करोड़ों की सौगात राज्य को समर्पित करते हुए कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हमारे विकास के मॉडल का भी प्रमाण होगा। इसमें एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनेगा। दीदी भोलिया, चच्ची बोड़िया और भाई बहनों, आप सबू थे प्यारो प्रणाम। मिथे भरोसा है कि आप लोग कुशल मंगल होला। मैं आप लोगों से सेवा लगोड़ छू। प्रधानमंत्री ने जब मंच से बोलना शुरू किया तो उन्होंने डबल इंजन के नारे को दोहराते हुए केंद्र और राज्य सरकार के किए कामों की झड़ी लगा दी।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता है। बीते 5 सालों के कामों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस क्षेत्र का विकास, यहाँ को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। माहौल चुनावी रहा तो प्रधानमंत्री के तर्कश से विपक्ष के लिए जमकर सियासी तीर भी निकले। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने 10 सालों में उत्तराखंड को लूटने का काम किया, जिसकी भरपाई डबल इंजन की सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के इस कालखंड में कनेक्टिविटी का एक ऐसा महायज्ञ चल रहा है जो देश को विकसित देशों की संख्या में अग्रणी बनाएगा। भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की नीति गति शक्ति की है, 2 गुनी 3 गुनी तेजी से काम करने की है। सालों साल अटकी रहने वाली परियोजनाओं, बिना तैयारी के फीता काट देने वाले तौर तरीकों को पीछे छोड़कर आज भारत नवनिर्माण में जुटा है। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को सराहते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को हर संकट में मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का शुक्रिया भी अदा किया है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में या उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता के सपनों को जब तक सही आकार नहीं दे दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तराखंड में बीजेपी को मोदी मैजिक की दरकार है। इस बात का अंदाजा प्रधानमंत्री के आज के दौरे के बाद साफ हो गया है। अब बस देखना ये है कि मोदी मैजिक का जादू क्या 2022 के विधानसभा में भी चल पाएगा या नहीं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस ने भी हमला बोला है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई 18,000 करोड़ की योजनाओं को जुमला करार देते हुए कहा है कि भाजपा जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री चुनावी जुमलों की बारिश कर गए हैं। उत्तराखंड के जो सवाल थे उनको नजरअंदाज करना उत्तराखंड की जनता का अपमान है। उन्होंने कहा कि पहाड़ के पानी और जवानी की बात भी उनकी बेईमानी है, क्योंकि युवाओं को रोजगार देने के बजाय लाखों लोगों का रोजगार छीना गया है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबा भाषण दिया, मगर उम्मीदें बढ़ाने वाला भाषण, केवल राजनीतिक भाषण दिया, जिस भाषण में जुमलों की बरसात हुई। मगर जुमले सबको मालूम है जुमले ही रह जाते हैं। डबल इंजन के जुमले का कारनामा उत्तराखंड भुगत चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड दौरे पर आए और अपने भाषण के दौरान कई हास्यास्पद बातें कह गए। मोदी जी ने कहा कि 2000 में गठित हुए इस राज्य के में जो निर्वाचित सरकार आई उसने विकास के पहिए थाम दिए और ये डबल इंजन की सरकार का कमाल है कि आज विकास जो है सरपट दौड़ रहा है, तेज रफ्तार में दौड़ रहा है। मोदी जी अपने पहले वाले फॉर्म में दिखाई पड़े, वही जुमले, वही लच्चेदार भाषण, क्योंकि मोदी जी का भाषण ही उनका शासन है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणाओं को लेकर यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष ने भी आरोप लगाया है। बता दें, जो घोषणा की गई है उन्होंने कहा है कि ये सब कागजों की घोषणाएं हैं, लेकिन धरातल पर कुछ हुआ ही नहीं। भाजपा अब तक सिर्फ घोषणाएं ही करती आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की रैली के दौरान कोविड नियमों का भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। अब ये ऐसे 18,000 करोड़ और ये तो बहुत कुछ हो गया है, ये कागजों में है, घोषणाओं में है,
लेकिन धरातल में क्या है ये तो अभी किसी को पता नहीं है। और मोदी जी आज 1 लाख लोगों को यहाँ इकट्ठा किए। क्या उत्तराखंड को नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के हवाले करके चले गए मोदी जी? हमको 18,000 करोड़ तो जब कब मिलेगा क्या मिलेगा वो तो बात की बात है, मिलने का भी मुश्किल है। लेकिन यहाँ कोरोना फैला के चले गए हैं तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? 2022 की बिसात बिछने से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी में दल बदल की राजनीति का खेल खूब खेला गया। इसी सियासी खेल के बाद सूबे की 5 विधानसभा सीट पर सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। वो कौन सी सीटें हैं जिन पर चुनाव के असर देखने को मिलेंगे और नफा नुकसान के लिहाज से सियासी दल कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस में हुए दल बदल के बाद सियासी दलों के राजनीतिक दांव से विधानसभाओं के समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों 5 विधायकों ने पाला बदला है। इससे क्षेत्रीय समीकरणों पर असर दिखने लगा है। देखा जाए तो दल बदल की शुरुआत भाजपा खेमे से हुई। भाजपा ने धनौल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार को अपने पाले में लाकर कांग्रेस को चुनौती दे डाली। प्रीतम कांग्रेस में मंत्री रहने के साथ धनौल्टी विधानसभा से पहले यमुनोत्री का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी के स्थानीय नेताओं को धनौल्टी और यमुनोत्री विधानसभा दोनों सीट पर सियासी जमीन खिसकती दिख रही है। प्रीतम के बाद पुरोला से विधायक राजकुमार ने बीजेपी का दामन थामा, जो पुरोला सुरक्षित सीट से विधायक थे। इससे पहले राजकुमार सहसपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब वो देहरादून की राजपुर सीट से भी कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से राजकुमार के आने से बीजेपी के 3 विधानसभा सीटों पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। पहली पुरोला विधानसभा, दूसरी सहसपुर और तीसरी राजपुर सीट। सहसपुर और राजपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी सिटिंग विधायक और पुरोला सीट पर पूर्व प्रत्याशी भी अपनी दावेदारी को लेकर परेशान है। राजकुमार के बाद भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा बीजेपी में आए, जिनका लंबे वक्त तक पार्टी में आने का विरोध दिखा। 5 साल तक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो तैयारी की, उसको लेकर अब पार्टी उम्मीदवारों में नाराजगी है। और अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस ने एक साथ 2 विधायक यशपाल आर्य और संजीव आर्य को अपने पाले में ले लिया है। यशपाल बाजपुर और संजीव नैनीताल सीट से विधायक हैं। इन दोनों सीटों पर अब कांग्रेस का गणित गड़बड़ा गया है। सबसे ज्यादा विरोध नैनीताल सीट को लेकर है। यहाँ से कांग्रेस की महिला मोर्चा अध्यक्ष सरिता आर्य को टिकट कटने का डर सताने लगा है। इतना ही नहीं, अंदरूनी खबरों के मुताबिक कांग्रेस के कई बड़े नेता पिता बेटे की वापसी को पचा नहीं पा रहे और इन दोनों के कांग्रेस में आने से 2 सीटों पर समीकरण बदल गए हैं, जिसका कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दल बदल कराने वाले दलों ने विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए टिकट का भरोसा तो दिलाया होगा ही। इससे साफ है कि चुनाव से पहले पाला बदलने वाले विधायक खुद के लिए नए सिरे से संभावना तलाश रहे होंगे। इसमें अपने समर्थकों के अलावा पार्टी के कैडर वोट भी हैं, जिनका चुनाव में साथ मिलना जरूरी है। हालांकि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह समझाती है या यूं कहें कि डैमेज कंट्रोल कैसे करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम टीवी, देहरादून। जहां चुनाव में दल बदल की राजनीति आम बात होती है, तो उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में बीजेपी कांग्रेस के 8 ऐसे नेता भी हैं जिनके सियासी किले को अभी तक कोई भेद नहीं पाया। 2022 की बिसात में एक बार फिर से ये 8 नेता खुद को अजय साबित करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और मोर्चाबंदी पर भी जुट चुके हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कि ये 8 नेता कौन है। मिशन 2022 की रणभेरी बजने से पहले ही बीजेपी कांग्रेस में दल बदल की खूब राजनीति हुई, लेकिन इस दल बदल की राजनीति के बीच उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास इस बात का भी गवाह है कि 8 नेता ऐसे हैं जिनके किलों को कोई भेद नहीं पाया। इन 8 नेताओं में से कुछ तो ऐसे भी हैं जो लगातार अपना वोट प्रतिशत बढ़ा रहे हैं। फिर चाहे एंटी इनकम्बेंसी रही हो या फिर मोदी लहर, ये सभी हर बार जनता में अपनी पैठ साबित करने में कामयाब रहे हैं। चलिए सिलसिलेवार हम आपको इन 8 नेताओं के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते और समझाते हैं। मदन कौशिक हरिद्वार विधानसभा सीट से लगातार अपना परचम बुलंद करते आ रहे हैं। 2007 में बीसी खंडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक और फिर त्रिवेंद्र रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अब बीजेपी के अध्यक्ष के नाते दोबारा पार्टी को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रीतम सिंह है। प्रीतम सिंह का चक्राता में अपना एक रुतबा आज तक कायम है।
साल 2004 और 2012 में प्रीतम कैबिनेट मंत्री रहे हैं। साल 2017 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। कैंट से बीजेपी विधायक हरवंश कपूर का राजनीतिक इतिहास यूपी के वक्त से कायम है। साल 1989 से लगातार विधायक निर्वाचित होते आ रहे हैं। वो 4 बार यूपी में विधायक रहने के साथ उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री के साथ ही विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अल्मोड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक कुंजवाल को लगभग 76 साल का लंबा राजनीतिक अनुभव है और कुंजवाल अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। जागेश्वर विधानसभा सीट से कुंजवाल लगातार 4 बार जीत चुके हैं। कांग्रेस सरकार में साल 2002 में कैबिनेट मंत्री और साल 2012 में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उधर बिशन सिंह चुफाल डीडीहाट विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। चुफाल खंडूरी और निशंक सरकार में मंत्री रहे हैं। साल 2017 में त्रिवेंद्र सरकार में हालांकि उन्हें जगह नहीं मिल पाई, लेकिन पुष्कर धामी सरकार में चुफाल फिर कैबिनेट मंत्री बने। गदरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे पहले साल 2002 और 2007 में बाजपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए, मगर परिसीमन के बाद उनके क्षेत्र का काफी हिस्सा गदरपुर सीट पर शामिल हो गया। यहाँ भी उनका जलवा अभी तक बरकरार है। अरविंद पांडे 30 साल की उम्र में विधायक बन गए थे। मौजूदा धामी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं। काशीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर हरभजन सिंह लगातार 4 बार निर्वाचित होते आ रहे हैं। वहीं सुर्खियों में छाए रहने वाले कुंवर प्रणव सिंह एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो निर्दलीय के साथ ही कांग्रेस भाजपा के टिकट पर विधायक बने। 2002 में लक्सर से निर्दलीय विधायक जीते, फिर 2007 में लक्सर, 2012 में खानपुर से कांग्रेस से, जबकि 2017 में भाजपा के टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की। तो उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी कांग्रेस के ये वो 8 नेता हैं जो अपने विरोधियों को 13 से लेकर 39% के अंतर से अपने प्रतिद्वंदी को हराने में कामयाब रहे हैं। फिर चाहे मोदी लहर का जादू हो या फिर खंडूरी और निशंक का जलवा, लेकिन इन 8 नेताओं के किले को भेदने में हर कोई नाकाम रहा है। अब 2022 की बिसात में क्या इन नेताओं के किले को कोई हिला पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा पर निरंजनी अखाड़े ने किया मुख्यमंत्री को सम्मानित। बाजपुर में काफिले पर हमले के बाद यशपाल आर्य का बड़ा आरोप। बोले शिक्षा मंत्री और भाजपा ने रची हमले की साजिश, बाहुबली से कराया हमला। 2022 की बिसात के लिए बीजेपी के चुनावी शंखनाद में पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर गरजे। कांग्रेस की तरफ से पलटवार, केंद्र की सभी योजनाओं को बताया जुमलेबाजी। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफ़ी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है।
न्याय पंचायत स्तर पर मधु ग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए, लाभदायक है ये और बड़ा महंगा बिकता भी है बाजार में। नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोड़ा में रानीखेत के किसान मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समृद्धि की मिठास इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6000 से अधिक मौन पालक, सालाना 2200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड़ का शहद निर्यात। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिलों में बना रही मधु ग्राम, किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, ऋतुवार प्रबंधन, मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान, डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के किसानों ने समृद्धि का जो सपना अपनी खुली आंखों में संजोया है, उसको आज उत्तराखंड सरकार साकार कर रही है। स्वरोजगार ने खोले समृद्धि के द्वार, उम्मीदों के पथ पर उत्तराखंड सरकार।